अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर लेके आया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप चैप्टर नंबर 16 के टॉपिक से वाकिफ़ हैं कि हम अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करेंगे, तो अगर मैं स्टार्ट करें अल्टरनेटिंग करंट को, तो आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जो अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को पीरियडिकली चेंज करता है, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी वैल्यूज़ को चेंज करता हो, डायरेक्शन को चेंज करता हो, उसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट जब पास कर रहा होगा तो हमें अल्टरनेटिंग करंट की कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी, और सारी बात अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसका टाइम पीरियड भी होता होगा। पाकिस्तान में जो हम अल्टरनेटिंग करंट यूज़ कर रहे हैं, जो घरों में सप्लाई आ रही होती है, दैट इज़ अबाउट 50 हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पाकिस्तान में होगी, तो आपके पास क्या है, 50 हर्ट्ज़। एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछा जा सकता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। इसके साथ आपके पास वैल्यू आती है पीक वैल्यू। अब अल्टरनेटिंग करंट है, अब जाहिर बात है जब फ्लो कर रहा होगा तो अपनी मैक्सिमम पीक पे जाएगा और मिनिमम पीक पे जाएगा। अब वो वैल्यू जो मैक्सिमम वो अचीव कर सकता हो, इसको बोलेंगे पीक वैल्यू। दूसरी बात आती है पीक टू पीक वैल्यू। अब आपको पता है पीक टू पीक वैल्यू से मुराद कि एक पीक से दूसरी पीक का दरमियान जो डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक अगर हम कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पीक टू पीक वैल्यू। और इसी के साथ जब हम आरएमएस वैल्यू देते हैं, अब आरएमएस वैल्यू पता रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, रूट मीन स्क्वायर। तो मतलब ये कि हम जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर के बाद उसका एवरेज लेंगे, और एवरेज लेने के बाद उसका स्क्वायर रूट लेंगे। अब ये स्क्वायर रूट लेने का या स्क्वायर लेने का मकसद ये था कि आपके पास यहाँ पे जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा होता है तो दो वैल्यूज होती हैं, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है। अब पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे तो वहाँ से जीरो आ जाएगा, तो रियल में ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं। जब स्क्वायर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, और हमारे पास जो आंसर आएगा हम उसको इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसे सिमिलरली हम करंट को भी इसी तरह डील करेंगे और वोल्टेज को भी इसी तरह डील करेंगे। तो ये तो था आपके पुरानी डेफिनेशंस जो आपको लेक्चर पहले डिलीवर कर दिया गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने फेज लैग एंड फेज लीड के साथ। तो आइए स्टार्ट करें। हमारे पास फेज लैग और फेज लीड है। अब आपको लैग और लीड का मतलब पता होगा। लैग का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, और लीड का मतलब होता है सबसे आगे जाना। अब यहाँ पे अगर हम अल्टरनेटिंग करंट में बात करें तो कोई क्वांटिटीज ऐसी होंगी जो अब किसी दूसरी क्वांटिटी की निस्बत तेज जा रही होंगी या आगे जा रही होंगी, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलेंगे लीडिंग क्वांटिटी, और दूसरी क्वांटिटीज जो उसी वक्त किस लीडिंग के पीछे होंगी उसको हम बोल देंगे लैगिंग क्वांटिटी। मिसाल के तौर पे एक रेस है जिसमें कुछ 2 या 3 लोग दौड़े हैं, तो वो जो सबसे आगे है वो क्या होगा, वो लीडिंग होगा, और जो बाकी उससे पीछे आ रहे होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, लैगिंग होंगे। तो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट के लिए फेज लैग और फेज लीड ही होगा कि जब किसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा हो तो कोई करंट या वोल्टेज या कोई वैल्यू किसी दूसरे के लिहाज से अपनी जीरो या मैक्सिमम वैल्यू पे किसी दूसरे के लिहाज से पहले पहुंच जाए, तो आपके पास कौन सी क्वांटिटी होगी, लीडिंग क्वांटिटी, और जो पीछे आने वाली क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, लैगिंग क्वांटिटी। अब हमारे पास दो कर्व हैं, एक कर्व ए है, दूसरी कर्व आपके पास बी है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं किस केस में ए जो है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम इट्स जीरो वैल्यू, और इसी पॉइंट पे जो डॉटेड लाइन है, इसको हम डॉटेड लाइन या डॉटेड कर्व है, इसको हम बी बोल देते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा उसी पॉइंट के ऊपर जो बी कर्व है वो 90 पे है और ए कर्व जो है वो 0 पे है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमें नजर आ रहा है कि जो क्वांटिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंची हुई है वो कौन सी है, बी। और इसी पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें जो पीछे क्वांटिटी आ रही है वो 0 पे है। तो अब यहाँ पे जो क्वांटिटी बनेगी हम ये कह सकते हैं कि इस केस में B जो है वो लीड कर रहा है किसको, A को। तो इसकी स्टेटमेंट हम ये बना सकते हैं, इन दिस केस B इज लीडिंग द A। अब कितने एंगल के साथ वो एंगल देख लें कि हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के हम फॉर्मूले को बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करा दें। अगर आप मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करा देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो फेज डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 90 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम से मिनिमम को जब माइनस कराएंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो आपके पास आंसर आ रहा है 90 डिग्री। तो इसी स्टेटमेंट को हम दोबारा लिखेंगे तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इन दिस केस B इज लीडिंग द A बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। ये तो था आपके पास एक सिंपल वेव की फॉर्म में मेथड। इसको हम दोबारा समझने की कोशिश करते हो तो हम एक सर्कुलर केस या सर्कुलर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब आपको इस केस में नजर आ रहा है
कि इस केस में जो ए है वो किस पे है 90 डिग्री पे और बी जो है वो किस पे है 0 डिग्री पे। अब होगा क्या, कुछ इंटरवल में जब बी पहुंचेगा ए के पास, यानी बी जब है 0 डिग्री पे वो है तो वो मूव करके किस पे पहुंचेगा 90 डिग्री पे, तो इसी वक्त जो ए है वो मूव कर चुका होगा 180 पे। तो मतलब ये कि जब बी 90 पे पहुंचेगा तो ए पहुंचेगा 180 पे। तो इन दोनों पॉइंट्स में अगर हम देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि ए जो है वो आगे है और बी जो है वो पीछे है, तो ए इज लीडिंग एंड बी इज लैगिंग। एंगल कितना है वही फॉर्मूला, इस केस में अगर हम देखेंगे तो 90 माइनस 0, जब 90 माइनस 0 करेंगे तो आंसर 90 डिग्री। अगले केस में 180 माइनस 90, तो इस केस में भी आपके पास आंसर क्या आएगा 90। तो हर केस में इस पूरे सर्कल के अंदर अगर वो ए और बी मूव करते रहेंगे तो दोनों के अंदर ए जो है वो लीडिंग रहेगा, बी जो है वो लैगिंग रहेगा, लेकिन इनके दरमियान जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, जिसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एसी थ्रू इंडक्टर। इससे पहले दो टॉपिक आपने डिस्कस कर लिए हुए हैं। एक टॉपिक था आपके पास एसी थ्रू रेजिस्टेंस और दूसरा आपके पास था एसी थ्रू कैपेसिटर। दोनों के केसेस में आपने कर्व देखी थी, दोनों केसेस में आपने वेक्टर डायग्राम देखे थे। आज हम उन्हीं बातों को फॉलो करते हुए आगे हम एसी थ्रू इंडक्टर देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डायग्राम देखेंगे, यानी कि अगर हम फिगर की बात करें तो वो देखेंगे। उसके बाद जो फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा वो देखेंगे। फॉर्मूला के बाद हम इसके अंदर देखेंगे कि इसकी वेव फॉर्म किस तरह की है। वेव फॉर्म के फौरन बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम देखेंगे इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो मतलब अगर हम हेडिंग्स बनाना चाहेंगे इस टॉपिक के अंदर, वो हेडिंग्स क्या होंगी, सबसे पहले आपके पास आएगी इसका, हम ये बताएंगे व्हाट इज इंडक्टर। उसके बाद हम ये बताएंगे कि हमारे पास की फिगर कैसी होती है। उसके बाद जो इसमें से अगर लेट्स सपोज करंट फ्लो कर रहा है या वोल्टेज फ्लो कर रहा है, हमारे पास उसका ओवरऑल फार्मूला है वो क्या, किस तरह हमें इंफॉर्मेशन देता है वो देखेंगे। उसके बाद हम वेव फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे और वेव फॉर्म के फौरन बाद हम जो ड्रॉ करेंगे दैट इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे पास इंडक्टर क्या है। इंडक्टर आपके पास एक कॉइल है, रेजिस्टर है या चोक है, जिसके दो टर्मिनल हैं जिसमें से करंट पास करता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो करंट पास करेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो व्हाट इज इंडक्टर। तो इंडक्टर आप ये कह लें कि आपके पास सिंपल एक आयरन रॉड है, आयरन सिलेंडर है, उसके ऊपर आपने तार को लपेट दिया हुआ है। अब वो जब तार लपेट देंगे उसके ऊपर, वो आपके पास जो चीज बनेगी दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टर, जिसकी डायग्राम आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब V नॉट कह लें या VM कह लें, I नॉट कह लें या I M कह लें, दोनों का मतलब यही है कि यहाँ पे पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इन द AC सर्किट। अब हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन की। आपने ये टॉपिक्स पहले पढ़ लिए हुए हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था उस केस में कि EMF जितनी भी जनरेट होगी वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब मतलब ये है कि इस सर्किट के अंदर जितना ज़्यादा करंट चेंज होगा उतनी ज़्यादा EMF या बैक EMF जनरेट होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि जितना भी वोल्टेज हमने अप्लाई किया उतनी ही बैक EMF जनरेट हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि बैक EMF विल बी इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा V इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। L यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो हमारे पास बनेगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा I ओवर डेल्टा T और L आपके पास यहाँ पे इंडक्टर का कांस्टेंट है। अब ये फार्मूला में बता बेसिकली क्या रहा है, हम इसको कह सकते हैं कि V जो है दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ I एंड T। अभी हम स्लोप देखते भी हैं, स्लोप का कॉन्सेप्ट आपको दोबारा बता देता हूँ कि स्लोप आपके पास एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट होती है। और टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो किसी भी कर्व को या किसी भी सर्कल को या किसी भी शेप को सिर्फ एक पॉइंट पर मीट करती है। तो हमारे पास वो क्या होगी, स्लोप। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अगर हम करंट की टाइम के लिहाज से कर्व बनाते हैं तो उसकी स्लोप ले लें। अगर हम उससे वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें वोल्टेज जो स्लोप होगी वो वोल्टेज की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो हमारे पास जो इस केस में कर्व बनती है वो ये है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें वोल्टेज ड्रॉ करना है तो हम स्लोप लेते हैं। हमारे पास इस केस में कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट है। हम इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगी, ऊपर की तरफ। इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, ये स्लोप इस तरफ स्लोप होगी नीचे की तरफ, इस तरफ स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस, इस तरफ स्लोप पैरेलल टू y एक्सिस। अब हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम, मिनिमम, फिर ये आपके पास 0, फिर आपके पास मिनिमम, फिर 0, फिर आपके पास मैक्सिमम। तो कर्व बनाएंगे तो हमारे पास इस केस में कर्व ये बनेगी।
हमारे पास ये जो कर्व बनी है, अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो ब्लू लाइन है वो वोल्टेज है और रेड जो है वो करंट है। तो हम स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं कि इस केस में लैगिंग क्या है और लीडिंग क्या है। तो हमें यहाँ पे ये बात कहनी पड़ेगी कि इस केस में वोल्टेज जो है मैक्सिमम वैल्यू पे है और करंट जो है वो अपनी जीरो वैल्यू पे है। तो अगर हम यहाँ से डिसाइड करना चाहें लैगिंग और लीडिंग, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, करंट जो है वो लैग कर रहा है। तो हमारे पास क्या बनेगा, वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। अगर हम करंट की फॉर्म में इसका आंसर देना चाह रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इन दिस केस करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारा अभी तक जो एक्सप्लेनेशन के लिहाज से या वेव डायग्राम के लिहाज से, वो तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। तो वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वेक्टर डिसाइड करेंगे वोल्टेज या करंट। हमने क्या किया, इस केस में करंट को रेफरेंस बनाया। अब करंट को रेफरेंस बनाएंगे तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो मूव कर, अगर हम अपनी फिंगर्स इसको देखना चाहें तो फिंगर्स इस तरह मूव करनी चाहिए, राइट हैंड फिंगर्स, कि आपकी फिंगर्स जो हों वो इन डायरेक्शन ऑफ लैगिंग हो और आपकी कर्ल कर दें इन टर्म्स ऑफ लीडिंग। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इस केस में आई से अगर हम हमारी फिंगर्स जो हैं वो इन डायरेक्शन ऑफ करंट हों और अगर आप इसको कर्ल करें तो वो किस तरफ कर्ल हो जाएंगी, वोल्टेज की तरफ। तो हमने क्या किया, इसको ड्रॉ करना है लैगिंग से लीडिंग की तरफ, और एंगल कितना रखेंगे, हमें पता है कि एंगल इन दोनों के दरमियान कितना है, 90 डिग्री। इसी के साथ हम अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें तो आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगी, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस कॉइल टू एसी। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है रेजिस्टेंस, दूसरी होती है आपके पास रिएक्टेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। तो याद रखिएगा जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन आपके पास जो रिएक्टेंस है डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास फॉर्मूला ये बनेगा। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी के साथ का रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो मतलब ये कि अगर अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज होती जाएगी, और उसके लिहाज से अगर हम दूसरी स्टेटमेंट देना चाहें तो फ्रीक्वेंसी कम करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर आपको पता है इस केस में cos थीटा है, और cos थीटा हमें पता है एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 जीरो होगा, और आप जब जीरो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर जीरो आता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके पास इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें पावर डिसिपेशन जीरो होती है। तो आपके पास पावर डिसिपेशन अगर जीरो होगी तो मतलब हम ये कह सकते हैं इसकी एनर्जी कंजम्पशन भी जीरो है, और अगर किसी इंडक्टर की एनर्जी कंजप्शन जीरो होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चोक। ये तो था आपके पास मैथमेटिकल प्रूफ। इसी को हम अगर ग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाहें तो इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपके जहन में होना चाहिए कि हमने अभी देखा कि इस केस में वोल्टेज लीड कर रहा था, करंट लैग कर रहा था। आपने फिर पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, उसमें दोनों फेज में थे, और इसके लिहाज से अगर हमने देखा तो कभी करंट लीड कर रहा था, कभी वोल्टेज लीड कर रहा था। तो हम क्या स्टेटमेंट दें, तो मैं इसके लिए आपके कंपैरिजन रिप्रेजेंट करूंगा। और याद रखिएगा ये कंपैरिजन के साथ जब चीज़ें आप देखते हैं तो वो चीज़ आपके जहन में बैठ जाती है, क्योंकि जब कंपैरिजन किया जाता है तो आपको दोनों के दोनों एट द सेम टाइम देखने को मिल जाते हैं, तो आपको जहन नशीन करना आसान हो जाता है। तो आपके पास तीन डिवाइसेस हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर। अगर हम रेजिस्टेंस के केस में डिस्कस करें तो आपके पास जो वोल्टेज और करंट की कर्व बनी थी वो ये थी। मैंने इस पूरी स्लाइड के अंदर जो करंट को रिप्रेजेंट किया वो रेड कलर से किया है और वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया ब्लू कलर से किया है, ताकि हमें स्टडी करना आसान हो जाए। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। अगर दोनों इन फेज हैं तो हमारे पास वेक्टर क्या बनाए, तो वेक्टर भी क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। हाँ, यहाँ पे एक बात देखिएगा कि करंट के वेक्टर की लेंथ कम है, वोल्टेज के वेक्टर की लेंथ ज़्यादा है। तो याद रखिएगा ये वेक्टर की लेंथ बेसिकली इनकी पीक वैल्यूज़ के लिहाज से या इनके मैग्नीट्यूड के लिहाज से डिसाइड की जाती है। अगर ये दोनों इन फेज हैं तो आपको पता cos 0 होगा, और अगर cos 0 होगा तो आंसर आपके पास 1 आना है। आपको पता है कि अगर हम आंसर 1 रखेंगे तो इस केस में पावर मैक्सिमम होगी। तो याद रखिएगा इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं वो आपके पास ये हैं, P is equal to VI, P is equal to V square over R, P is equal to I square over I square R। अब याद रखिएगा P is equal to VI तो जनरल फार्मूला था। अब दो फार्मूलाज नेक्स्ट आपके पास दो और आ रहे हैं, वो ये है V square over R और I square R। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम कौन सा फार्मूला कब लिखेंगे। तो याद रखिएगा हमारे पास जो पहला फार्मूला है इसको हम तब भी लिखेंगे जब वोल्टेज इज कांस्टेंट, और तीसरे वाला फार्मूला हम तब लिखेंगे जब करंट कांस्टेंट होगा।
कैपेसिटर के केस के लिए आपने जो कर्व बनाई थी वो ये थी, और इस केस में अगर आपको याद हो तो इस केस में जो करंट था वो लीडिंग था, वोल्टेज जो था वो लैगिंग था। तो हम कह सकते हैं इन द केस ऑफ कैपेसिटर करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2। और अगर हम इसकी इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करेंगे तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी के साथ इसका रिलेशन बनता है वो इनवर्स रिलेशन बनता है। तो हम क्या करेंगे, if we increase the frequency of AC capacitive reactance will be low। और अगर हम इसी को उल्टी स्टेटमेंट दे दें तो हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी कम कर दें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और इंडक्टर के केस में बात करें तो इंडक्टर के केस में आपको पता भी हम पढ़ के आए, वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास करंट का वेक्टर और लीडिंग वेक्टर ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इस केस में हम स्टेटमेंट देंगे कि इसमें वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, करंट जो है वो लैग कर रहा है पाई बाय 2 के फेज के साथ। और हम ये बात पहले कर चुके हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना शुरू कर देंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज़्यादा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम कंपैरिजन के साथ डिस्कस करना चाहें अभी भी कैपेसिटर और इंडक्टर को, तो याद रखिएगा जिस पॉइंट पे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगी। और अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना शुरू कर दें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगी, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, ये बातें फर्दर अगले टॉपिक्स में हम मजीद डिस्कस करेंगे। जिस तरह आपके पास RLC सर्किट है तो उस केस में आपको पता है कि हम यहाँ पे तीनों को एट द सेम टाइम स्टडी कर रहे होते हैं, उसके बाद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उसमें कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मजीद आंसर या मजीद एक्सप्लेनेशन हम उस स्लाइड्स में देख लेंगे। पावर इन AC सर्किट एंड इम्पीडेंस। अभी हम बात करके आए थे इंडक्टर के केस में, तो आपको पता था कि उस केस में पावर डिसिपेशन 0 है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पावर आपके पास इज इक्वल टू VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, IRMS मतलब करंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और इस केस में cos थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है पावर फैक्टर को। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस के केस में दोनों इन फेज है, तो उस केस में पावर आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम। और बाकी केस में बात करें तो वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज नहीं थे, 90 डिग्री का एंगल था। तो हमें पता है जब cos 90 पुट करें तो एंगल 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इस केस में पावर फैक्टर की वैल्यू क्या थी, 0। हम क्या करते हैं, हम इसको ग्राफिकली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, करंट की कर्व बनाई, वोल्टेज की कर्व बनाई, और ये वही कर्व है जो हम इंडक्टर केस में डिस्कस कर चुके हैं। और हमारे पास अब हमने क्या किया कि इस पूरी कर्व को हम 4 सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं, और हर एक सेगमेंट के ऊपर ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ओवरऑल पावर क्या होगी। तो हमने क्या किया, पहले देखें करंट जो था पहले इंटरवल के अंदर, वो आपको पता है कि पहले इंटरवल के अंदर जो करंट है वो पॉजिटिव है और वोल्टेज जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव है। पहले इंटरवल के अंदर आप देख सकते हैं कि करंट भी पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है। तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या है, VI। तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई कराएं, आपके पास पावर भी क्या आएगी, पॉजिटिव। अगले इंटरवल में बात करें तो आपको पता है इस केस में करंट जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन वोल्टेज जो है वो नेगेटिव है। मल्टीप्लाई कराना है तो प्लस माइनस माइनस आएगा तो पावर माइनस में आएगी। अगले इंटरवल में बात करूँ तो इसमें करंट भी नेगेटिव है और वोल्टेज भी नेगेटिव है। तो हमें पता है नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस। और सिमिलरली अगर हम लास्ट इंटरवल में बात करें तो इस केस में वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव है, करंट जो है वो नेगेटिव है। तो आप प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। मैं अज्यूम कर लेता हूँ जो इसमें पावर थी वो 5 थी, तो पहले इंटरवल के अंदर +5 उसने गेन की, अगले इंटरवल में -5 मतलब उसने जितनी पावर ली उसने वापस कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट में बात करूं तो +5 उसने जितनी पावर ली अगले हाफ उसने उतना ही वापस कर दिया। तो अगर हम ओवरऑल सम करेंगे तो पावर क्या होगी, 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस केस में पावर डिसिपेशन क्या होती है, 0। फिर आता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होती है, अगर हम एक सर्किट में रेजिस्टेंस लगा दें तो सिर्फ रेजिस्टेंस होगी, अगर हम कैपेसिटर इंडक्टर लगा देते हैं उसकी सिर्फ रिएक्टेंस होगी। हमारे पास एक सर्किट ऐसा है जिसमें हमने कैपेसिटर भी लगा दिया, मतलब हमने रिएक्टेंस भी ऐड कर दी और रेजिस्टेंस भी ऐड कर दी। तो ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी हो और रिएक्टेंस भी हो, अगर हम उसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो वो जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी, कंबाइंड ऑपोजिशन होगी टू द AC, दैट इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस। और इसका फॉर्मूला आपके पास Z = V/I है। बेसिकली V = IR से फॉर्मूला जनरेट हुआ है। और अगर हम यूनिट्स की बात करें इसका यूनिट क्या होगा, ओम। नेक्स्ट हमारे पास 2 टॉपिक हैं,
RC सर्किट एंड RL सर्किट। ये सीरीज सर्किट है। हमने क्या किया, रेजिस्टेंस कैपेसिटर ऐड करके देखा और रेजिस्टेंस इंडक्टर ऐड करके देखा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले RC सर्किट को डिस्कस करते हैं। तो R क्या है, RC मतलब कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को हमने पैरेलल अटैच किया हुआ है और सीरीज में अटैच किया हुआ है। तो अब यहाँ पे V वो वोल्टेज था जो हमने ओवरऑल अप्लाई किया था। तो हमें पता है सीरीज केस के अंदर हमें वोल्टेज जो होता है वो सेम नहीं मिलता हर एक के ऊपर, मतलब वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो ये आपके पास वोल्टेज होगा रेजिस्टेंस का और ये आपके पास वोल्टेज होगा कैपेसिटर का। हम क्या करते हैं, हमने पता है कि करंट को हमने रेफरेंस बनाया, तो हम क्या करते हैं, करंट का वेक्टर ड्रॉ करते हैं। हमने वोल्टेज ड्रॉ करना है, तो हमें पता है कैपेसिटिव वोल्टेज होता है वो लैग करता है किसको, करंट को। तो ये नीचे की तरफ ड्रॉ किया। अब यहाँ पे अगर कैपेसिटिव वोल्टेज है तो हमारे पास रेजिस्टिव वोल्टेज भी था, वो किस डायरेक्शन में होगा, हमें पता है रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो आपके पास इस केस में ये वेक्टर आ जाएगा। ये तो आपके पास वो वेक्टर्स बन गए जो हमने इस फिगर से बनाए। अब यहाँ पे इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए या फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फिगर को कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन ये फिगर कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं कंप्लीट, क्योंकि हमें पता है कि अगर इस तरह वेक्टर्स हों तो वेक्टर को सॉल्व करने के लिए हम हेड टू टेल रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा हेड टू टेल रूल फॉलो नहीं हो रहे, क्योंकि दोनों टेल्स मिली हुई हैं। हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला जो वेक्टर है इसको उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। अब जब इस वेक्टर को यहाँ पे मूव कराएंगे तो आपके पास ये जो डेफिनेशन होगी ये हेड टू टेल रूल से फुलफिल हो रही है। अगर हेड टू टेल रूल फुलफिल हो रहा है तो हम इसकी रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वाले वेक्टर का हेड। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये आएगा ये वेक्टर का तो ये हमारे पास वोल्टेज का रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ये तो थी वोल्टेज की कर्व। अगर हम इसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस के लिहाज से कर्व बनाना चाह रहे हैं या इम्पीडेंस के लिहाज से बनाना चाह रहे हैं वेक्टर्स, तो आपके पास क्या बनेंगे, इसी पॉइंट के ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस के लिहाज से वेक्टर्स ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो हमें पता है रेजिस्टेंस ये आ जाएगी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस नीचे की तरफ आ जाएगी। मतलब इस पॉइंट के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस जो है वो लीड कर रही है किसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। फिर भी डायग्राम कंप्लीट नहीं है तो हम क्या करते हैं, डायग्राम कंप्लीट करने के लिए हेड टू टेल रूल करते हैं। हेड टू टेल रूल फुलफिल हो गया तो हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वाले वेक्टर का हेड। जब दोनों को मिला देंगे तो आपके पास ये जो फिगर बनेगी ये आपको इम्पीडेंस की वैल्यू प्रोवाइड करेगी। तो हमारे पास जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला है वो आपके सामने है और यहाँ पे आपके पास जो फेज एंगल है वो भी आपके सामने है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता है कि इस सर्किट में भी करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। हमने पिछली केसेस में आंसर तो दे दिया कि डायरेक्ट 190 डिग्री है। इस केस में एंगल क्या होगा उसके लिए हमने फॉर्मूला ये लिख दिया। तो हम कह सकते हैं कि इन दिस केस करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय द फेज डिफरेंस ऑफ थीटा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास RL सर्किट। अब RL सर्किट में बात करूं तो इस केस में हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टर को सीरीज में अटैच किया हुआ है। अब सीरीज में अटैच किया तो फिर वही बात आ जाएगी कि इस केस में करंट जो है वो लैग कर रहा है, वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है। तो ये तो था इंडक्टिव वोल्टेज। अगर हम रेजिस्टेंस के वोल्टेज की बात करें तो वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में करंट। अब डायग्राम अभी भी इनकम्प्लीट है तो डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हेड टू टेल रूल को फुलफिल करेंगे। अगर हम हेड टू टेल रूल को फुलफिल कर देते हैं तो हम रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हैं पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वाले वेक्टर के हेड के साथ। तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। अगर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, इम्पीडेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो V आपके पास आ जाएगा रेजिस्टेंस का वेक्टर और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इंडक्टर का वेक्टर। हमने क्या करना है, हम डायग्राम कंप्लीट करनी है तो हम क्या करेंगे, हेड टू टेल रूल को फुलफिल करेंगे। जब हेड टू टेल रूल को फुलफिल करेंगे तो इनका जो कंबाइन आंसर होगा वो हमें इम्पीडेंस की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। अब हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला देखना है तो हमारे पास इम्पीडेंस का फॉर्मूला रेजिस्टेंस और इंडक्टर के साथ ये बन जाएगा। और अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो हमारे पास फेज एंगल का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये होगा। और अब इस केस में हम स्टेटमेंट कैसे देंगे, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, लेकिन कितने फेज डिफरेंस के साथ, दैट इज फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू थीटा। थैंक यू। ये आपका आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए जो जूम की क्लास है, मतलब ऑनलाइन जब आप लेक्चर ले रहे होंगे तो उसका लिंक आपके सामने नज़र आ रहा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। तो जब भी फिजिक्स की क्लास होगी आपको उस लिंक पे सिंपल क्लिक करना है तो आप अपनी क्लास में पहुंच जाएंगे। और हमेशा लिंक सेम होगा, आपको टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम पे आप आ जाइएगा, आपको ये क्लास मिल जाएगी।
तो आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।